विजय, अनीश और अभय 12th क्लास में पढ़ते थे। स्कूल से आने के बाद वो शाम को 2 घंटे के लिए कोचिंग जाते और फिर रात को 8 से 9 गिटार क्लास अटेंड करके अपने घर लौटते थे। उन तीनों का घर पहाड़ी इलाके में था। सर्दियों के दिन थे। रात के 8-9 बजे भी सड़कों पर गिने चुने लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। हर रोज की तरह आज भी वो तीनों अपनी क्लास खत्म करने के बाद बातें करते हुए घर लौट रहे थे। सामने मोड़ पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार जल बुझ रही थी। अचानक ही अभय को ऐसा लगा जैसे मोड़ के पास उस लाइट के नीचे कोई आदमी खड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट की जलती बुझती रोशनी में अभय को एक पल को ऐसा लगा जैसे वो कोई जोकर है। वे तीनों बातें करने में व्यस्त थे, इसलिए अभय ने उस आदमी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो लोग बातें करते हुए उस मोड़ के पास पहुंचे तो अभय ने देखा कि अब वहां कोई भी नहीं था। वह रहस्यमय सा आदमी अब उस स्ट्रीट लाइट के नीचे से अचानक गायब हो चुका था। कुछ ही दूर चले होंगे कि अभय को फिर से सड़क किनारे कोई अजीबोगरीब आदमी खड़ा दिखाई देने लगा। इस स्थान पर थोड़ा उजाला होने के कारण अब अभय को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा एक जोकर जैसा पेंट कर रखा था। लाल रंग की ड्रेस में वो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि हंसाने वाले जोकर के विपरीत इस जोकर का चेहरा होठ के किनारे से फटा हुआ था और वहां पर धागे से सिलाई के निशान दिखाई दे रहे थे। जोकर की आंखों और पूरे चेहरे से हर जगह खून रिस रहा था। उस भयानक शक्ल वाले जोकर को देखकर अभय की जुबान हलक में अटक गई थी। उंगली से जोकर की तरफ इशारा करते हुए अभय की सांस फूलने लगी थी। वो क्या कुकू कर रहा है भाई? क्या है वहां? अनीश की बात सुनकर अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वो डरावना आदमी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? वहाँ कोई है। मैंने अभी वहाँ पर एक डरावना सा जोकर खड़ा देखा है। अरे यार कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो यार, आज वैसे भी लेट हो गए हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ तो मम्मी परेशान हो जाती है। एक तो ये रास्ता वैसे ही इतना मनहूस सा लगता है, हर तरफ बस साए साए ही सुनाई दे रही है। अभय कुछ बोल पाता इससे पहले ही अभय को फिर से वही जोकर नुमा आदमी सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा दिखाई देने लगता है। अरे यार इतनी रात को कौन खड़ा हुआ है वहाँ? यहाँ तो कोई आसपास कॉलोनी भी नहीं है। कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है? अब तुम्हें कौन दिखने लग गया? भाई कौन सा आदमी है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ है चोर लुटेरा? अरे कोई नहीं है वहाँ। अंधेरे में तुम्हें वहम हो रहा है, चुपचाप चलते रहो। तुम दोनों कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अनीश की बात सुनकर विजय ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अभय की ओर देखकर कहा, विजय तुझे ऐसा क्या दिखाई दिया? सही सही बता, तू इतना डरा हुआ सा क्यों दिखाई दे रहा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ अनीश। यार मुझे बार बार सड़क के किनारे एक डरावनी शक्ल वाला जोकर दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी है जिससे खून टपक रहा है और वो एकटक हमारी ओर घूर रहा है। अभय और अनीश बात कर ही रहे थे कि तभी विजय की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? अरे सामने आओ, बहुत मजाक हो गया। ये कोई मजाक करने का समय नहीं है। विजय इसका मतलब अब तुम्हें भी वो क्लाउन दिखाई दे रहा है? मान गए ना, जो कुछ भी मैं देख रहा था वो झूठ नहीं है। हाँ यार, उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू है। अब क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है आज हम घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। अरे हमने इसका क्या बिगाड़ा है? हमारे पीछे क्यों पड़ गया है ये? जल्दी से वापस भागो यहाँ से, आगे से दूसरा रास्ता ले लेंगे। पता नहीं कोई पागल लगता है। वे तीनों समझ ही नहीं पा रहे थे जिसे वो अपने सामने देख रहे हैं वो कोई इंसान है या भूत। हाथ में चाकू लेकर उनकी ओर घूरते जोकर को देखकर वे तीनों सहम कर उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद उन्हें सेम वही क्लाउन सामने दिखाई देता है।
इतनी जल्दी ये क्लाउन यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर ये कोई भूत प्रेत है जो हमारे पीछे पड़ गया है। हनुमान चालीसा पढ़ो भाई, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता। वे तीनों हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो देखते हैं कि क्लाउन अब वहाँ से गायब हो गया है। अनीश, अभय और विजय दौड़ते हुए वो सुनसान रास्ता पार करते हैं और अनीश के घर के सामने पहुंच जाते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो मम्मी पापा भी घर में नहीं है। मैं अकेला घर में रहा तो डर से सुबह तक मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम दोनों आज मेरे घर क्यों नहीं रुक जाते? रात में हम लोग आराम से ग्रुप स्टडी कर लेंगे। अनीश की बात सुनकर विजय और अभय भी उसी के घर रुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बता देता हूँ कि आज मैं तेरे यहाँ रुक रहा हूँ। इतना कहकर विजय अपना फोन निकालकर माँ को अनीश के यहाँ रुकने के लिए बताने लगता है। वो तीनों टीवी पर अपनी पसंद का प्रोग्राम लगाते हैं और मैगी बनाकर खाने के बाद तीनों किताब लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें खिड़की के बाहर किसी से बात करने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, ये कैसी फुसफुसाने की आवाज आ रही है? इतनी रात को खिड़की के बाहर कौन होगा? अनीश और अभय खिड़की के पास जाकर खिड़की के शीशे से कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कोई जोरों से खिड़की का दरवाजा पीटने लगता है। मुझे डर लग रहा है यार। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को खिड़की कौन पीट रहा है? अनीश और अभय दौड़कर खिड़की से दूर हटने लगते हैं। तभी अनीश के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। डर से उन तीनों का खून जमा जा रहा था। अरे यार तुम लोग डरो मत, मैं दरवाजे के होल में से देख कर आता हूँ कि आखिर बाहर कौन है। विजय हिम्मत करके दरवाजे तक जाता है और की हॉल में से बाहर की ओर झांकने लगता है। होल से बाहर झांकने पर उसे पता चलता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। गहरी सांस लेकर वह जैसे ही वापस मुड़ने को होता है कि अचानक कोई चाकू से दरवाजे को गोदने लगता है। लकड़ी के दरवाजे पर लगातार होते चाकू के वारों से वे तीनों सहम जाते हैं। अरे यार, तुम लोगों को याद है ना कि उस जोकर के हाथ में भी एक लंबा सा चाकू था? हो न हो ये वही जोकर है जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। जोकर का भयानक चेहरा याद करके वे तीनों अब जोर जोर से रोने लगे थे। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों भागते हुए बेडरूम में आ जाते हैं और लकड़ी की टेबल के नीचे छिप जाते हैं। वे तीनों टेबल के नीचे सहमे बैठे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वह भयानक शक्ल वाला क्लाउन ठीक उनके सामने बैठा हुआ है और उनकी तरफ देखकर भयानक हंसी हंस रहा है। वे तीनों चीखते हुए टेबल के नीचे से बाहर आते हैं। तभी उनके घर का टीवी ऑन हो जाता है। टीवी स्क्रीन पर अभय, विजय और अनीश दिखाई दे रहे थे और उनके सामने बड़ा सा मेला लगा हुआ था। ये तो वही मेला है जहाँ हम पिछले साल गए थे। तू सही कह रहा है दोस्त, ये वही मेला है। तभी वे तीनों स्क्रीन पर एक सर्कस शो में पहुंच जाते हैं। सर्कस में एक के बाद एक करतब दिखाए जा रहे थे। तभी वहां पर एक जोकर आकर स्टेज पर अपने एक्ट करने लगता है। क्या यार, ये जोकर बिना बात के यहाँ से जा रहा है। मेरा तो सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है। वही 20 साल पुरानी ट्रिक्स देख देख कर बोर हो गया हूँ मैं। अरे यार, कोई इसको अंडे और टमाटर मारो ना, बिल्कुल पका कर रख दिया है। अनीश के इतना कहते ही विजय और अभय साथ लाई हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर स्टेज की तरफ जोर से उछाल देते हैं। इन तीनों की देखा देखी भीड़ में बैठे बाकी लोग अपने साथ लाए हुए केले, टमाटर, यहाँ तक कि कांच की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी जोकर की तरफ फेंक कर मारने लगते हैं। ये देखकर अभय, अनीश और विजय को और भी मजा आने लगता है और वे अपनी कुर्सियों और आसपास का सामान सब उठा कर पटकने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे सर्कस पंडाल में अफरा तफरी मच जाती है और सर्कस देखने आई भीड़ वहां से उठकर इधर उधर भागने लगती है। बहुत मजा आया था ना तुम तीनों को उस दिन? तुमने जानने की कोशिश की तुम्हारे उस 2 पल के मजे के लिए उस जोकर ने क्या कीमत चुकाई? क्यों, क्या हुआ उसे? कांच की बोतल सर में लगने से उसे गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। उसके बाद लोगों ने वहां पर लगे टेंट, तंबू, कुर्सियां सब उठाकर पटकने और फाड़ने शुरू कर दिए। इसी अफरा तफरी में उस जोकर के ऊपर टेंट के कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। कुछ ही देर बाद वहां पर न जाने कैसे आग लग गई और उस आग में वो जोकर जिंदा जल गया।
आखिर उस जोकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी करतब से लोगों को हंसाना चाहता था, लेकिन तुम तीनों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। माफ कर दो, हम नहीं जानते थे हमारे कारण ऐसा हो जाएगा। हमें माफ कर दो प्लीज। माफी मांगो, माफी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अब इस जोकर को हंसते चेहरे अच्छे नहीं लगते। अनीश के माफी मांगने पर जोकर भयानक हंसी हंसने लगता है और चाकू से उसके ऊपर वार कर देता है और एक के बाद एक वार करके उसके शरीर को चाकुओं से गोद देता है। अनीश चीखकर वहीं गिर पड़ता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अभय और विजय वहां से भागने लगते हैं और घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे जाकर छिपकर खड़े हो जाते हैं। तभी पेड़ के ऊपर से वही क्लाउन उनके मुंह के ठीक सामने आकर उल्टा लटक जाता है। अबे, हनुमान चालीसा पढ़ भाई, भाग यहाँ से। अभय और विजय किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़कर दौड़ने लगते हैं। पढ़ो, देखता हूँ तुम कब तक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद होते ही मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। वे दोनों विजय के घर पहुंचकर उसकी मां को सारी बातें बताते हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। उस रात हनुमान जी की कृपा से उन दोनों की जान बच जाती है। बाद में विजय की मां उन दोनों के लिए पूजा कराकर हनुमान मंदिर से लाकर धागा उनके गले में बांध देती है। कहते हैं विजय और अभय के घर के आसपास आज भी कई लोगों ने भयानक शक्ल वाले एक जोकर को चाकू लेकर घूमते देखा है। आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक तो वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नजर सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। उसे देखकर विधि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं दूसरी ओर महेश ने जब सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ था। उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजू की चीख निकल गई। राजू मुंबई शहर में रहता था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास ही के इलाके में एक जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। आज मैंने एक जमीन खरीदी है और वो जमीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, उस जमीन पर घर भी बना है। हम लोग आज रात ही वहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वो कल अग्रवाल साहब को लेकर वहीं आएगा। अग्रवाल साहब उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे जमीन तुमने किस जगह खरीदी है? कुर्ला रोड। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट शापित है। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ ही चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वह घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है?
तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? अरे बाबा, मनहूसियत कुछ नहीं होती है। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर वो चीख पड़ी। वो देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर घुसी हुई थी, वो खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना साहब। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जब से ही यहाँ पर आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी। वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ गई, मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी, उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था। वह चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलटकर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। यहाँ से चलो राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी यहाँ से चले जाने की। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब अजीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का ही असर है। तुम सो जाओ विधि। मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चिंता मत करो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में लेकर गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी कि अचानक उसे छत पर उन्हीं में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा और अचानक झपट कर विधि के ऊपर आ गया। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। क्या हुआ विधि? राजू वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने वहां देखा तो वास्तव में वहां कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी, जीजू बता रहे थे कि आज इस जमीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी। विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ इंसानी सर पड़ा हुआ है, जो पूरा खून से लथपथ था। वह कटा हुआ सिर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि बुरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़ा दौड़ा आया। अब क्या हुआ? राजू देखो, ये कुकर में किसी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात और है, अग्रवाल साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। इतना कहकर राजू गुस्से से वहां से चला गया। डरी सहमी विधि वहां खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था
अग्रवाल साहब नहीं आए? दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। राजू, मैं अपनी इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस ज़मीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह की अफवाहें मशहूर है, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ सफाई कैसे कर ली? जब मैंने ये मकान बनाया था तो सिर्फ कुछ ही दिन रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। अरे तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना, ओ बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजी थी राजू। इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था। वो पतला दुबला सा था और उसकी आंखें भी अंदर की ओर घुसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से में महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। अरे अगर तुमने किसी को नहीं भेजा था तो वो मकान का दरवाजा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए और उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू बहुत सालों पहले हमारे घर का नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट में हमने जला दिया था और हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। इस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंख अंदर की ओर घुसी हुई थी। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। यह देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। वो सब बाहर की ओर भागकर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। घर की लाइट बहुत तेज जलने बंद होने लगे और घर का सामान गिरने लगा। राजू भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था, जिनके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीर गई। सामने का नजारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी कि अचानक पीछे से एक आधी जली लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा के गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। यह देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां 5 लाशें मिली और न्यूज हेडलाइन में चल रहा था कि कुर्ला रोड के शापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। आखिर इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? निशी डाकनी, मौत का बुलावा। अमर, वेदिका और किशोर शहर से अमर के गांव घूमने आए थे। तीनों दोस्त शहर में रहते थे। एक दिन अमर अपने दोनों दोस्तों को अपने गांव घुमाने ले जाता है। उसके दोस्त गांव आकर काफी खुश थे। गांव तो तुमने घुमा दिया, अब गांव के वो पीछे वाला जंगल भी घुमा दो, जिसकी कहानियां तुम हमें शहर में सुनाया करते थे। ठीक है, शाम को चलेंगे, वहाँ तुम लोगों को जरूर घुमाऊंगा मैं। फिर शाम को अंधेरे में तीनों दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त पैदल चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर अमर उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं देता। अरे यार, अमर कहाँ गायब हो गया?
अभी तो हमारे साथ ही था। तो मुझे लगता है वो वापस चला गया होगा और अब हमें भी वापस ही चलना चाहिए, क्योंकि तुझे याद है ना कि वो इस रास्ते के बारे में क्या कहानियां सुनाया करता था। किशोर के इतना कहने पर जैसे ही वेदिका पीछे देखती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि किशोर तो वहाँ होता ही नहीं है। वेदिका किशोर को आवाज देते हुए आगे चलती जा रही होती है। किशोर, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। पीछे से आती हुई कदमों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज और साफ होती गई वैसे वैसे वेदिका समझ गई कि वो जो भी है वो उसकी तरफ ही आ रहा है। अब वहाँ जो भी था वो वेदिका से बस कुछ कदम दूरी पर ही था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। वो भले ही किसी इंसान का कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन क्या पता पीछे आने वाला कोई इंसान ही है या कुछ और, क्योंकि अब वेदिका को अमर की उन कहानियों की बातें याद आ रही थीं कि उस रास्ते के आसपास निशी डाकनी है। वेदिका को इस सब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर उसने शहर में अमर से इस बारे में कई कहानियां सुनी जरूर थी कि निशी का मतलब होता है रात और डाक का मतलब होता है बुलाना, यानी अंधेरी रात में मौत का बुलावा। उसी समय उसे पीछे से किशोर की आवाज आती है। वेदिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पीछे मुड़ो और जल्दी से चलो यहाँ से बाहर मेरे साथ। किशोर की आवाज सुनकर वेदिका की जान में जान आती है, पर वो बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो किशोर उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों बाहर की ओर निकल ही रहे होते हैं कि तभी चलते चलते उसे जमीन पर किशोर का मृत शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने साथ चल रहे शख्स की ओर देखती है तो वो भी किशोर ही होता है, क्योंकि अब रूप बदलकर निशी डाकनी बन जाती है। निशी डाकनी वेदिका पर हमला करके उसे मार डालती है। कहते हैं निशी उस इंसान को मार देती है जो आपके किसी नजदीकी इंसान के रूप में या उसकी आवाज देकर आपको बुलाती है, और अगर आपने उसकी बात का जवाब दे दिया या फिर पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आपकी जान ले लेगी। मगर अमर उस वक्त भी उसी रास्ते पर आगे की ओर चल रहा होता है। तभी अमर को पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। अमर, बेटा देख, मैं तेरी माँ। अरे माँ, तू तो घर में थी। अमर इतना कहने के बाद फिर पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। अमर फिर पीछे देखता है तो उसे निशी डाकनी दिखाई देती है। अमर उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। निशी डाकनी अमर को मार कर लटका देती है और गांव में उस निशी डाकनी का आतंक फैल जाता है। वो लोगों को आवाजें देकर बुलाती और मार डालती। निशी डाकनी एक पेड़ पर खड़ी होती है और जोर से कहती है, इस रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। एक शाम विमल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पर एक खबर पढ़ते हैं। गांव के रास्ते से जा रहे 3 दोस्त मृत पाए गए। आजकल की खबर में सिर्फ हमारे गांव के भूतिया रास्ते और निशी डाकनी के ही चर्चे रहते हैं। तभी विमल जी की पत्नी राधा वहां आती है और कहती है, हाजी सुनते हो, कहीं भूल तो नहीं गए हो कि हमारा बेटा तरुण शहर से कई साल बाद आ रहा है? नहीं, ये बात कैसे मैं भूल सकता हूँ। चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अगर रात हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। विमल जी अपने बेटे तरुण को कॉल करते हैं। तरुण फोन उठाता है और कहता है, पापा मैं पहुँच गया हूँ और गांव के पास वाली रोड पर हूँ। कोई ऑटो वाला मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और रात भी बहुत हो रही है। अरे तरुण बेटा, तुम्हें पता नहीं है, जिस रास्ते से तुम आ रहे हो वहाँ एक औरत तुम्हें तुम्हारे अपनों के नाम से पुकारती है। अगर तुमने उसको जवाब दे दिया या पीछे पलट के देख लिया तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा जी चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊंगा। मैंने आधा रास्ता पार भी कर लिया है। और क्या आप भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हो? चलो फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। बेटा सुनो,
उस रास्ते के पास एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। खतरा महसूस होने पर वहां चले जाना। तरुण अपने पिताजी का फोन काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से तरुण की माँ की आवाज आई। अरे तरुण बेटा, आ गया। चल गांव चल, मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। तरुण थोड़ी अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद आने लगती है। अगर कोई पीछे से अपनों की आवाज में बोले तो उसका जवाब मत देना और आगे बढ़ते रहना, और पीछे तो बिल्कुल मत देखना। फिर तरुण उस आवाज पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है, और अब इस बार एक लड़की की आवाज आती है। तरुण चलो ना, साथ चलते हैं। न जाने कितने दिनों से तुम मुझसे मिले ही नहीं। पूजा, तुम हो क्या? नहीं, ये आवाज पूजा की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा और इसे जवाब भी नहीं दूंगा। चुड़ैल कई बार तरुण को अलग अलग आवाज से उसे पीछे बुलाती गई, मगर तरुण पीछे मुड़कर नहीं देखता। और इस बार उस डायन ने बहुत खतरनाक आवाज में बोला, सुन, इस बार पीछे नहीं देखा तो मैं जाकर तेरी माँ और बाप को मार डालूंगी। पीछे देख या फिर अपने माँ बाप को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं पीछे देखता हूँ। और वैसे भी अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सब भूलकर उस लड़की के रूप से मोहित हो जाता है। उसके पास जाने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है और एक डायन उसके पीछे खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तूने पीछे मुड़कर देख लिया। अब तेरा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ था। तरुण को फिर अपने पिताजी की बात याद आती है कि उस रास्ते पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। तरुण डायन को चकमा देकर उस मंदिर की ओर बढ़ने लगता है, और डायन दुगनी रफ्तार से तरुण का पीछा करती है और कहती है, तूने मुझे देख लिया है, अब भागने की कोशिश मत कर। आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही डालूंगी। तरुण भागते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मगर मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। तरुण को अब मंदिर नजदीक दिखाई देने लगा था। तभी पीछे से निशी डाकनी का हाथ आकर तरुण को पकड़ लेता है, लेकिन तभी तरुण अपना एक पैर मंदिर की रेखा के अंदर रख देता है, जिससे वो चुड़ैल उड़ती हुई जाकर पीछे गिर जाती है। तरुण दौड़ते हुए उस मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि पुजारी जी वहीं पास है। तरुण घबराते हुए पुजारी जी के पास जाता है और कहता है, पुजारी जी, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए मुझे। तुम इस मंदिर में पूरे तरीके से सुरक्षित हो, मैं सब जानता हूँ। तो आप उस डायन को खत्म क्यों नहीं कर देते फिर? एक और बात, वो डायन है कौन? पुजारी जी गंभीरता से तरुण को जवाब देते हैं, देख बेटा, उस डायन को आज तक जिसने देखा है वो बच नहीं पाया, और जिसने देखा और अगर वो लौट पाया तो वही उसे मार सकता है। यही कारण है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुमने उसे देखा है तो तुम मार सकते हो। पर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये निश्चित है कि वो तुम्हें मार डालेगी। लगभग 1.5 साल पहले तुम्हारे गांव की इसी रोड पर वो महिला जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सामान को लूटा। वो पीछे से सबको बुलाती रही, लेकिन तुम्हारे गांव से कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। वो लोग उस औरत को मारकर उसका सामान चुराकर भाग गए। तब से वो चुड़ैल बन चुकी है और इसी रास्ते पर उसकी आत्मा भटकती रहती है। मरने से पहले उसने इस गांव वालों को नष्ट करने की सौगंध ली थी, इसलिए वो निशी डाकनी बन गई। पुजारी जी की बात सुनकर तरुण और डर जाता है और कहता है, तो पुजारी जी, मैं क्या करूं? आप ही मदद कीजिए। ये लो एक भाला है, जो कि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुआ था। ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा और तुम जरूर उस डायन से गांव वालों को मुक्ति दिलाओगे। असल में मैंने अपने दिव्य शक्तियों से इतना ही निशी डाकनी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। तुम बीच में आ गए, इसलिए मैं पूरा नहीं जान पाया। मैं बहुत समय से उस डायन के बारे में अपनी दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में पूरे तरीके से जानना चाहा तो वो डायन तब तक वो तुम्हें मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूँ, समय मत बर्बाद करो और उसके पास जाओ।
तरुण उस मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है। वो अपने आप से कहता है, अरे यार, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी निशी डाकनी जोर जोर से हंसते हुए और हवा में उड़ते हुए तरुण के पास आती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला होता है और उसकी लाल आंखें बहुत डरावनी होती हैं और वो डायन डरावनी अंदाज में कहती है, आखिरकार तू आ ही गया ना, मंदिर से बाहर निकलकर मेरे पास। तुम बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना, मुझसे आज तक कोई नहीं बच सका, पर तुम पहले हो जो मुझसे बचकर मंदिर तक जिंदा पहुंच सके। पर अब मैं तुम्हें और जिंदा नहीं रहने दूंगी, तुम्हें भी बाकी सब इंसानों की तरह मार दूंगी मैं। अब क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़े हो? मुझे पता है ये मौत से पहले की शांति है। इससे पहले कि वो निशी डाकनी कुछ कर पाती, तरुण उस भाले से उस डायन के ऊपर हमला कर देता है और वो चूक जाता है और वो भाला एक पेड़ पर जाकर गड़ जाता है। निशी डाकनी तरुण को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। वो कुछ नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बेजान सा पड़ा रहता है। मैंने कहा था ना कि कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूं निशी डाकिनी, मौत का बुलावा। निशी डाकनी खुशी से यहाँ वहाँ उड़ रही होती है। तभी अचानक से तरुण को होश आ जाता है और जमीन पर पड़े हुए ही तरुण कहता है, तूने सही कहा था चुड़ैल, कोई इंसान तुझे नहीं मार सकता, पर ये भगवान का भेजा हुआ भाला तुझे जरूर खत्म कर सकता है। बस इतना कहते ही तरुण उस भाले को पेड़ से निकालने के लिए उठता है और वहीं निशी डाकनी तरुण की ओर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ती है कि तभी तरुण पेड़ से उस भाले को निकालकर अपनी ओर बहुत तेजी से आ रही निशी डाकनी के सीने में खोप देता है, जिससे उस डायन की बहुत भयानक चीख निकलती है और निशी डाकनी वहीं राख बनकर गायब हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।